हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और मैंने सोचा कि जेई मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट के पेपर चल रहे हैं अभी। तो कुछ बच्चों ने एडवांस की तैयारी चालू कर दी होगी और कुछ बच्चे कुछ दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस के पेपर में लगभग जो 30 से 35 दिन बचे हैं, अगर उसमें बच्चे फिजिक्स की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर पेपर की प्रैक्टिस करनी है एडवांस के लेवल के पेपर्स की, तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सॉरी, उनको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत पुराने आईटीजे एडवांस के पेपर्स को उठाया जाए और उसको सॉल्व करके देखा जाए। और बच्चे भी उसकी हेल्प से जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो अल्टीमेटली टारगेट यही है कि भाई मार्केट में बहुत पुराने, मतलब 1978 से मैं स्टार्ट करूंगा पेपर। तो इतने पुराने पेपर्स के सॉल्यूशंस, खास करके वीडियो सॉल्यूशंस, जितना कि मुझे आइडिया है यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, कोई ना कोई तो बनाएगा ही सही, तो क्यों ना अपन ही बनाए, है ना। और मेन मेन टारगेट ये है कि अल्टीमेटली बच्चों का फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो बस एक सजेशन ये है कि आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करें तो पहले, जो मैं इस वीडियो को जो अपलोड करूंगा, तो उसके लिंक में मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में ये 1978 का फिजिक्स वाला जो पेपर है इसको डाल दूंगा। आप पहले उसको अटेम्प्ट करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर आप आकर मेरे सॉल्यूशन को देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए sinker of weight W naught has an apparent weight W1 when placed in a liquid at temperature T1। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने किसी लिक्विड में डुबोया जिस लिक्विड का टेम्परेचर T1 था, और हमने उस ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट जो पाया वो W1 आया हमारे पास। ठीक है, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को सेम लिक्विड में डुबोया लेकिन टेम्परेचर इस बार लिक्विड का T2 है, इस बार अपेरेंट वेट W2 आया। ऑब्जेक्ट और लिक्विड के जो वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले कोफिशिएंट है, क्यूबिकल एक्सपेंशन वाले, वो गिवन है। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ओके, तो लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पता करना है, जबकि वो जो सिंकर या जो ब्लॉक या ऑब्जेक्ट है उसका गिवन है बीटा। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है मेनली इसमें, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डुबोया जाता है, फुल्ली सबमर्ज्ड की बात चल रही है, सपोज उसका वॉल्यूम है वी ऑब्जेक्ट, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है मान लो गामा, जो कि हमको पता करना है। लिक्विड का क्यूबिकल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है बीटा। बीटा से कंफ्यूज नहीं होना है ना, साफ साफ लिखा हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये हमको पता करना है। और उसी जो मटेरियल है उसका दे रखा है बीटा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया यहाँ पर, उस मटेरियल का है बीटा, सही कर लेते हैं। और लिक्विड का हमको पता करना है जिसको मैं गामा मान लेता हूँ, है ना। ये गामा जो है ये हमको कैलकुलेट करना है। खैर, अब क्या करा, मान लो मैंने टेम्परेचर जो है लिक्विड और इस ऑब्जेक्ट का, दोनों का मान लो सेम मात्रा में डेल्टा टी अमाउंट में इंक्रीज करा। पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना। इनिशियली जो इस पे बाइंड फोर्स लग रहा था टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, उसको लिख के रख लेते हैं इनिशियल बाइंड फोर्स। वो लिखूंगा मैं सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये मान के चल रहा हूँ कि पूरा डूबा हुआ है, मतलब वी नॉट, इंटू लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो, लिक्विड है इनिशियली, इंटू जी, ये इनिशियल बाइंड फोर्स है ऑब्जेक्ट पर। अब मैंने क्या करा, दोनों का ही टेम्परेचर डेल्टा टी मात्रा में बढ़ाया, लिक्विड का भी ऑब्जेक्ट का भी। और वापस से मान के चल रहा हूँ कि बाद में भी ये फुली सबमर्ज्ड है, तो जो फाइनल बाइंड फोर्स आएगा वो लिख के देखते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जहाँ बीटा वही है वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। लिक्विड की डेंसिटी हो चुकी होगी रो लिक्विड जितनी पहले थी, अपॉन 1 प्लस लिक्विड का जो गामा है, जो कि मुझे पता करना है, गामा मैंने अज्यूम कर लिया डेल्टा टी, इंटू जी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो फाइनल बाइंड फोर्स अपॉन इनिशियल बाइंड फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सही बात है। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर कि फाइनल बाय इनिशियल बाइंड फोर्स लिख रहे हैं, और यहाँ ऊपर जो आ रहा है बीटा, वो आप देख सकते हो ऊपर डायग्राम में, ऑब्जेक्ट वाला कोफिशिएंट है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। नीचे आ रहा है लिक्विड का, ऊपर आ रहा है ऑब्जेक्ट का। चलो, अब अपन क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह अपने पास लिमिटेड है।
अच्छा ये और बता दूं, ये पेपर जब उस टाइम हुआ करते थे तो सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे ना, बच्चों को पूरा सॉल्यूशन ढंग से लिखना होता था। पर आज के जो हालात हैं उसमें तो सॉल्यूशन मांगते नहीं है वो ना। पर फिर भी मैंने एक बार यही कोशिश की है कि पूरा एक बार डिटेल में टॉपिक कौन सा इन्वॉल्व है उसको बताते हुए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो आते हैं। जब हमने टेम्परेचर T1 रखा, ठीक है, उस टाइम पर अपरेंट वेट W1 था। अपरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, तो एक्चुअल वेट इतना, बाइंड फोर्स को F इनिशियल बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर कुछ इंक्रीज करके T2 कर दिया जिससे अपरेंट वेट W2 हो गया, तो अपरेंट वेट अगेन इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स फाइनली, ठीक है भाई। अब मैं अभी अभी मैंने देखा था कि फाइनल बाइंड फोर्स अपॉन इनिशियल बाइंड फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास था, तो मैं यहाँ से फाइनल बाइंड फोर्स अपॉन इनिशियल बाइंड फोर्स एक बार लिख के देखूं तो वो आएगा कितना, डब्ल्यू नॉट माइनस W2 अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W1। और ये जो रेशियो है ये भी अभी हमने लिखा था, 1 प्लस ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट वाला कोफिशिएंट मतलब बीटा डेल्टा टी, नीचे आएगा लिक्विड वाला, ठीक है भाई। जहाँ डेल्टा टी जो है उसको लास्ट में पुट कर देंगे, उसका मतलब है टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट करा, दैट इज T2 माइनस T1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके और हमको कैलकुलेट करना था गामा की वैल्यू, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो डब्ल्यू नॉट माइनस W2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस W2 टाइम्स गामा डेल्टा टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट माइनस W1 प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस W1 बीटा डेल्टा टी। मुझे गामा तक पहुंचना है तो यहाँ से गामा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डब्ल्यू नॉट से डब्ल्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये W2 उधर चल जाएगा, तो आ जाएगा W2 माइनस W1, सही है, अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस W1 अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W2 बीटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, तो ये तो कट जाएगा डेल्टा टी ये वाला, तो यहाँ से मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई डब्ल्यू नॉट माइनस W1 अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W2 टाइम्स बीटा प्लस W2 माइनस W1 अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W2 इंटू डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1, ठीक है। इस फॉर्म में आंसर लिख दिया मैंने। इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने आंसर किस फॉर्मेट में दिया था। लास्ट में आंसर लिखे हुए मैंने यहाँ पर, बीटा टाइम्स डब्ल्यू नॉट माइनस W1 अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस W2, चेक कर लेते हैं, बीटा टाइम्स डब्ल्यू नॉट माइनस W1, ये तो सेम लिखा हुआ है, प्लस ऊपर W2 माइनस W1, नीचे डब्ल्यू नॉट माइनस W2 आगे लिखा हुआ है, W2 माइनस W1 डब्ल्यू नॉट माइनस W2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया अपन ने, आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रूम इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये रूम है कोई, इसका अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, किसी हीटर की हेल्प से, अंदर कोई हीटर लगा रखा है, ये हीटर है, 200 वोल्ट की सप्लाई हीटर को दी है हमने, रेजिस्टेंस है 20 ओम हीटर का, ठीक है। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम, ये मान के चलना है कि रूम के अंदर सब जगह टेम्परेचर एक जैसा है, और हीट जो है इस रूम की दीवारों के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है ऐसे, ये जो दीवारें हैं ये हीट के लिए कंडक्टिंग है और हीट का फ्लो इन वॉल्स के थ्रू ऐसे हो रहा है, इस तरह से बाहर की तरफ, है ना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, इन वॉल्स का जो सरफेस एरिया है वो गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, थिकनेस जो है वो है 0.2 सेंटीमीटर, बाहर का टेम्परेचर पता करना है, टी आउटसाइड मान लेते हैं, कंडक्टिविटी दी हुई है 0.2 कैलोरी अपॉन मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस में, है ना। और ये बता रखा है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज कितना है, 4.2 जूल पर केल्विन, इसका मतलब सॉरी कैलोरी, है ना, एक कैलोरी में 4.2 जूल अमाउंट ऑफ हीट होती है, ये पता होना चाहिए, जो कि पता भी होता है। अब काम की बात क्या थी कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, बाहर का टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान के चलते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चंस में, तो जो भी हीट का फ्लो हो रहा होगा, हीट करंट होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। और
मगर अंदर की गैस की बात करूं और उसका टेम्परेचर फिक्स बना हुआ है, सॉरी फिक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब जिस रेट से हीटर से, ये क्या हो रहा है, जिस रेट से हीटर से रूम को हीट मिल रही होगी, उसी रेट से इन दीवारों के थ्रू हीट का फ्लो बाहर हो रहा होगा, बाहर की तरफ, तब जाकर अंदर भरी हुई गैस को पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी हीटर से मिल रही है उतनी दीवारों के थ्रू बाहर भी जा रही है, तब जाकर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। तो कंसेप्ट यही है कि हम क्या लिखेंगे, पावर अक्रॉस हीटर या हीटर से मिलने वाली पावर, और जो थर्मल करंट है दीवारों के थ्रू हीट करंट, इनको बराबर कर देंगे, है ना। तो हीटर से निकलने वाली पावर को वी स्क्वायर बाय आर से लिख दूं, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, जूल पर सेकंड में। एक सेकंड में हीटर इतने अमाउंट ऑफ जूल हीट गैस को देता है। और दीवारों के थ्रू जिस रेट से हीट बाहर निकल रही है, थर्मल करंट, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस इनर सरफेस ऑफ रूम और आउटर सरफेस और रूम के बीच में, अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/k L/A, जहाँ के है थर्मल कंडक्टिविटी, एल है वो लेंथ जिसको क्रॉस करके वो थर्मल करंट जा रहा है, ए है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जिसको वो कट करके बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, वैल्यू लिखते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस, अंदर है टेम्परेचर 20, बाहर का मैंने टी आउटसाइड माना है ना, अपॉन 1/k, तो मैं ऐसे लिख दूं एल इंटू, और के ए को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल आउट करते हैं, ये 10 टाइम्स, ये हो गया 2000, उधर है 20 माइनस टी नॉट टाइम्स, के की वैल्यू है 0.2 पर कैलोरी में है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है, इनटू एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ है 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 बाय 100 कर देंगे। यहाँ से सॉल्व करके देख लें एक बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप भी, पर फिर भी चलो जितना कर सकता हूँ उतना तो कर दूं मैं। यहाँ से मेरे पास 20 - t0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20/4.2, तो t0 आ जाएगा 20 - 20/4.2 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा जितना भी आंसर आएगा, आंसर फाइनली लिखा हुआ है, मैं एक बार देख के आपको बता देता हूँ, 15.24। सब्जेक्टिव पेपर होता था तो टाइम होता था बच्चों के पास इस तरह की कैलकुलेशन करने का, ये 15.24 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक प्रिज्म बनाते हैं पहले तो, प्रिज्म का सवाल है, ये प्रिज्म, इस प्रिज्म का एंगल देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रिज्म जिसका एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये नॉर्मल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक रे आती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे, जैसे रे इसके अंदर ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है, फिर यहाँ से इस तरह से मान लेते हैं बाहर निकलती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे से, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी उससे फाइनल इमर्जेंट रे जो है, ये एंगल बता रखा है 30 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूँ ये डेविएशन होता है, प्रिज्म से डेविएशन का मीनिंग ये है कि ओरिजिनल जो रे थी इंसिडेंट रे और फाइनल रे के बीच का एंगल, उसको हम डेविएशन कहते हैं। क्या प्रूव करना है, शो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट इमर्जेस, ये जो रे निकल के जा रही है ना, ये इस सरफेस, ये वाली सरफेस इसके परपेंडिकुलर निकल के जा रही होगी, प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डेविएशन आई प्लस ई माइनस ए होता है, डेविएशन दिया हुआ है 30, आई की वैल्यू है 60, ई की वैल्यू मुझे पता करनी है, माइनस ए की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, सही बात है, यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, तो ये आ जाएगी 0 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस 0 है, इसका मतलब जो रे निकल के जा रही होगी, जो रे निकल के जा रही है वो नॉर्मल लाइन से, ये नॉर्मल लाइन होती, इससे 0 डिग्री एंगल पे जा रही है, इसका मतलब रे इसी लाइन के अलॉन्ग जा रही होगी, इस तरह से, है ना। और देखें क्या बताना था, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म के मटेरियल का एन भी बताना है, वो भी यहीं से आ जाएगा। मुझे पता है कि प्रिज्म के अंदर जब रे ट्रेवल करती है, जैसे यहाँ एक डायग्राम बनाओ, पुराने डायग्राम के अंदर इस रे को अगर मैं R1 बोल रहा हूँ, इस एंगल को सॉरी, इसको R2 बोल रहा हूँ, तो मुझे पता है R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल ए के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अभी अभी अपन ने प्रूव करा है कि जो रे इमरजेंट हो रही, निकल रही है, वो नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जा रही है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो रे आई होगी, यहाँ दिखाऊं,
वो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल R2 0 डिग्री रहा होगा। R2 को 0 डिग्री डाल देंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये R1 मेरे पास 30 आ गए। अब मैं फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। 1 × sin 60 इक्वल्स टू n इंटू साइन ऑफ R1। sin 60 हो जाएगा अपना √3/2 n इंटू R1 30 था तो sin 30 हाफ हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई बच्चों √3। सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़े। ए पिन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है भाई, इसके आगे एक पिन रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ठीक। फोकल लेंथ इस प्रिज्म की गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। इसका n भी दिया हुआ है। फिर ये बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस फर्दर अवे फ्रॉम द पिन इज सिल्वर्ड। ये इनिशियल कंडीशन थी। फिर हमने क्या करा, सब कुछ सेम रखते हुए ये जो दूर वाली कॉन्वेक्स सरफेस है इसको बाहर से सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया। ऑब्जेक्ट आज भी वहीं रखा हुआ है जहां कल रखा हुआ था। ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, वही सारी बातें, ये 3/2। लेकिन अब ये जो सिस्टम है ना, ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। देखो, एक बात तो उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बताई कि इस लेंस की दोनों तरफ की आरओसी सेम है या नहीं है। अगर मैं डिफरेंट मान लूंगा R1 R2 तो मैं क्वेश्चन में फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं। सॉल्व करके देखा है मैंने, तो आप भी देख सकते हैं R1 R2 मान के, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने मान लिया R एंड R, है ना, मतलब मैंने सेम मान लिया, जो कि सेम कहना भी चाह रहे हैं पर लिखना शायद भूल गए होंगे, हो जाता है कभी कभी। तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी ना, वहां से आर पता कर लूंगा कैसे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस इनिशियल डायग्राम को देखते हुए। 1/f इक्वल्स टू n ऑफ लेंस बाय n आउटसाइड माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये बेसिक लेंस फॉर्मूला है। 1/f, f दिया हुआ था 20, n ऑफ लेंस जो कि 3/2 है, डिवाइड बाय बाहर एयर है तो उसके लिए 1 हो जाएगा, -1, और 1/r1 माइनस 1/r2, r को सेम मानते हुए 2/r हो जाएगा, है ना। 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया, वो कट जाएगा, इससे r की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। मुझे पता चल गया कि जो स्फेरिकल सरफेसेस जो है लेंस की दोनों तरफ की, उनकी आरओसी कितनी है 20। अब नीचे वाले डायग्राम पर आते हैं। ये लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/fm माइनस 2/fl। इस फॉर्मूले में मिरर की फोकल लेंथ और लेंस की फोकल लेंथ को साइन के साथ रखा जाता है। पुट करके देखते हैं। 1/fm, ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है जिसकी आरओसी हम 20 निकाल चुके हैं, तो इसका फोकस लेफ्ट साइड पे होगा आरओसी की आधी डिस्टेंस पर, तो उसका कोऑर्डिनेट -10 हो जाएगा। -2/fl, इसमें जो 1/fl है, 1/fl के वैसे सीधे मुझे fl दिया हुआ था, लेंस की फोकल लेंथ 20 थी, तो यहाँ से सॉल्व करने पर f इक्विवेलेंट आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर की जगह अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, यही बना देता हूँ आगे, है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इफेक्टिव जो मुझे मिरर रखना है वो कॉनकेव टाइप का मिरर रखना है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, जिसकी आरओसी कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पिन रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पर। अब ये पिन जो रखा हुआ है ये इस मिरर की जो इक्विवेलेंट मिरर है उसके मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ से, इसका डबल आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी इमेज यहीं पर ही बन जाएगी। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। और क्या पूछा है, द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ये डायग्राम देखकर आप समझ सकते हैं फाइनल डायग्राम, इमेज अगर यहाँ बन रही है और रिफ्लेक्टेड रेज फाइनली यहीं पर ही मौजूद होंगी, इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। A copper wire is stretched to make it 0.1% longer. What is the percentage change in its resistance? Again बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसकी थ्योरी आप पहले देख लें शॉर्ट में। हमारे पास कोई भी वायर है, मेटेलिक वायर, ये वायर, इसकी कुछ लेंथ थी, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, कुछ रजिस्टिविटी थी, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ρl/a से। अब मैंने क्या करा, इसको खींचा, इसको स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ को बहुत कम मात्रा में इंक्रीज कर दिया। इसकी लेंथ L डैश हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है A डैश, पर रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती ऐसे स्ट्रेच करने से, वो रो ही रहेगी।
तो अब मैं पता करना चाहता हूँ कि लेंथ में अगर बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूँ मैं स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, उसका एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा रो एल बाई ए, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो एल एन आर इक्वल्स टू एल एन रो प्लस एल एन एल, सॉरी माइनस एल एन ए। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू डी रो बाय रो प्लस डी एल बाय एल माइनस डी ए बाई ए। स्ट्रेच करने से रेजिस्टेंस सॉरी रजिस्टिविटी में तो कोई चेंज आया नहीं, तो चेंज इन रजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा होगा, डी आर बाय आर इक्वल्स टू डी एल बाय एल माइनस डी ए बाय ए। नाउ मुझे पता है कि अलग से देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर, वायर का जो वॉल्यूम है मतलब ए इंटू एल, ये कांस्टेंट होना चाहिए। स्ट्रेच करने से वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसको दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा, तो एल एन ए प्लस एल एन एल इक्वल्स टू एल एन ऑफ कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ए बाई ए प्लस डी एल बाई एल इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये वाला स्टेप उड़ा देते हैं। यहां से मेरे पास इस जगह से ये आ गया कि माइनस ऑफ डी ए बाई ए डी एल बाई एल के बराबर है। इसको उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो डी आर बाई आर आ जाएगा 2 टाइम्स डी एल बाई एल। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये है परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सवाल हो चुका है क्योंकि लेंथ में परसेंटेज चेंज है 0.1%, तो इसकी वैल्यू है 0.1। तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 0.2%। ये अपना फाइनल आंसर है। आगे बढ़े। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि इस नेटवर्क का हर रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ऐसा बोला गया। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो टर्मिनल्स ए एंड बी के बीच में। देखो इस टर्मिनल का नाम बी है, इसका नाम बी, तो ये भी बी हो जाएगा। ये वाला टर्मिनल ए है तो ये ए हो जाएगा। इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ, इसका नाम मैं डी रख लेता हूँ। अलग से टर्मिनल्स बना लेते हैं, ए बी सी डी। ये पॉइंट मेथड आपको आता होगा। अब इस एक्चुअल डायग्राम से रेजिस्टेंसेस हटाते जाओ और इस नीचे वाले डायग्राम में लगाते जाओ। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस सी एंड डी के बीच में, ये लगा दो। ये वाला है ए एंड सी के बीच में, ये है बी एंड सी के बीच में, ये है ए एंड डी के बीच में, ये है बॉम्बे दिल्ली के बीच में, बी एंड डी के बीच में। और हमसे इक्विवेलेंट पूछा है ए एंड बी के बीच में। ये तो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, वो भी बैलेंस्ड, क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस आ रहा है। इसका मतलब ब्रिज वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, इसको हटा सकते हैं। ऐसे करते ही बैलेंस्ड देखते ही ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए, देन आपस में पैरेलल में हो गए। तो ऊपर 2R नीचे 2R, पैरेलल में 2R, 2R से क्या बन जाएगा, R। तो ये अपना आंसर आ गया। चलो ऐसा लग नहीं रहा कि अभी एडवांस का पेपर दे रहे हैं अपन लोग, है ना, मेंस टाइप का पेपर था ये, अभी तक तो ऐसी फीलिंग आ रही है। आगे देखते हैं। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आप देख सकते हो लगातार, पहला सवाल, ये भी करंट का सवाल, ये भी करंट का सवाल, 3 लगातार सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के। हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद ए पावर ऑफ 1000 वॉट इन ए 100 वोल्ट लाइन। ये हमको एक हीटर के बारे में उसकी रेटिंग बता दी गई। इसको देखते ही सबसे पहली फुर्सत में हीटर का रेजिस्टेंस निकालने का मन करता है, वी स्क्वायर बाय पी से। रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर, ये आ गया 10 ओम। ठीक है, अब कहानी पढ़ते हैं आगे। इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, डायग्राम बना हुआ है, एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये भी डायग्राम में दिख रहा है, टू 100 वोल्ट मेंस एच शोन इन द फिगर। हमने जो सप्लाई दी है वो कितनी है, 100 वोल्ट की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट हीटर ऑपरेट्स विद ए पावर ऑफ 62.5 वॉट। हमको आर की वैल्यू बतानी है, और ये बता रखा है कि हीटर के अक्रॉस जो पावर डेवलप हो रही है वो 62.5 वॉट है। तो एक काम करते हैं ना, हीटर के अक्रॉस पावर बता दी, हीटर का रेजिस्टेंस मुझे पता है, हीटर का मतलब एक रजिस्टर ये है ना, तो हीटर की जगह आप मनी मन 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, मान लो यहाँ लगा देते हैं, ये लो 10 ओम। उस 10 ओम रजिस्टर में मान लो करंट I1 जा रहा था, तो I1 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस करते उसके अक्रॉस पावर आ जाएगी। सही बात है, या वी स्क्वायर बाय आर से कर लें, हाँ ऐसे कर लेते हैं। उस हीटर या 10 ओम के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो V1 स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस पावर आ गई। यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 25 वोल्ट। अब मुझे डायग्राम कैसा दिख रहा होगा,
100 वोल्ट का एक सेल था ऐसा मान लो, 10 ओम का ये हीटर है, कैपिटल आर मुझे पता करना है, और ये 10 ओम है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कि इस हीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 25 वोल्ट का आया, और ये 10 और आर वाला पैरेलल में है, तो इन दोनों की अक्रॉस 25-25 वोल्ट जो कि पैरेलल में थे। टोटल 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जिसमें से 25 वोल्ट तो इनके अक्रॉस आ गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 75 वोल्ट होगा। तो मुझे इसमें आने वाला करंट पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, कितना करंट, 7.5 एम्पियर, इस मेन ब्रांच का करंट। अब मैं क्या करूंगा, इस करंट को आगे लेके चलूंगा, है ना, और उस करंट को इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो 7.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 और आर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट इतना होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस 25 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। यहाँ से आप आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं, सॉल्व करके देखें। ये हटेगा तो एक जीरो आएगा नीचे, उस जीरो से जीरो उड़ जाएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा, तो 3R इक्वल्स टू 10 प्लस आर, 2R आ गया 10 ओम, आर आ गया 5 ओम। सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है ऐसा एक बार में। ये रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि 90 डिग्री है। यहाँ पर ये वैल्यूज को देख के दिख रहा है ना, 30 60 तो बचा हुआ 90 होगा। ठीक है भाई, आगे देखें। इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ये ढंग से देखना है, लिखा हुआ है साफ साफ। टू बीट्स ऑफ इक्वल मासेस स्मॉल एम, दोनों बीट्स का मास एक जैसा है, एक पे Q1 चार्ज एक पे Q2 चार्ज, आपस में एक रस्सी से हमने दोनों को कनेक्ट कर रखा है, रस्सी की लेंथ है L। ये जो बीड्स हैं ये इस एबीसी वायर मतलब AB और AC के अलोंग बिना फ्रिक्शन के स्लाइड कर सकती हैं बीड्स, है ना। कंसीडरिंग द केस व्हेन द बीड्स आर स्टेशनरी, है ना, ये मान के चलना है कि बीड्स जो है वो स्टेशनरी है। थोड़ा सा यहाँ भी लैंग्वेज में और क्लियरिटी हो सकती थी वैसे, कि बीड्स को स्टेशनरी बोलने के साथ साथ इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि बीड्स जो है वो परमानेंट स्टेशनरी है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट पार्ट ने पूछा एंगल अल्फा बताओ, रस्सी में टेंशन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो ये तो सिंपल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ एफबीडी बनाना होगा, फोर्स बैलेंस टाइप की चीजें लिखनी होगी अपन को। तो पहले एफबीडी बनाते हैं, अलग से डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाएंगे ताकि इक्वेशन लिखने में परेशानी नहीं हो। ये वो ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। एक बीड यहाँ कहीं मान लेते हैं डायग्राम वाइज, दूसरी बीड यहाँ कहीं मान लेते हैं। उनके डायग्राम से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने डायग्राम में Q1 Q2 को मिलाने वाली लाइन डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि BC के पैरेलल है। अगर ऐसा होता तो अल्फा पूछते ही क्यों वो, है ना। तो अल्फा तक पहुंचने के लिए डायग्राम, तो थोड़ा सा जनरलाइज डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये रस्सी है, ये मैंने जो राइट वाली बीड थी उसको थोड़ा सा नीचे इसलिए दिखाया क्योंकि ये फीलिंग आ रही है कि इस राइट वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसकी स्लोप ज्यादा है, तो उस बीड में ज्यादा टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की, नीचे की तरफ फिसलने की, तो इसलिए इस तरह का डायग्राम बनाया मैंने। ये अल्फा। अब एक काम करते हैं, इसे लेफ्ट वाली बीड का एफबीडी बना लेते हैं पहले। mg लग रहा होगा नीचे, रस्सी का टेंशन फोर्स ब्लैक कलर के मार्कर से बना लेते हैं एफबीडी, है ना। mg इधर, रस्सी का टेंशन फोर्स मान लेते हैं इधर की तरफ T। वो जो Q2 चार्ज है ना, राइट वाला Q2 है, लेफ्ट वाला Q1 है, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर, है ना। तो मैं भी तो एक बार Q1 Q2 दोनों सेम टाइप के मानते हुए डायग्राम बना देता हूँ। इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जिसको F से डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये इस बीड पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी इस साइड के सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर की तरफ मान लेते हैं N1। ठीक है, पहले मैं एक बार इनमें इक्वेशन लिख लेता हूँ कुछ। जैसे ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाले एंगल अल्फा हो जाएगा, सही बात है ना। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि mg वर्टिकल है, ये एंगल 30 था। पहले एक काम करते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के बाद टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मैं इस लेफ्ट वाली बीड पर, जिसका मैंने एफबीडी बनाया, इस राइट वाली बीड के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं ना, तो राइट वाली बीड के अबाउट टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिख रहा हूँ, है ना। इस लेंथ को L मानते हुए, रस्सी की लंबाई को L मानते हुए, ना इस T का टॉर्क आएगा ना इस F का टॉर्क आएगा, क्योंकि दोनों उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं जिसके अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ mg और n1 के टॉर्क आएंगे। mg का टॉर्क लिखना है तो mg का वो कंपोनेंट जो इस कनेक्टिंग लाइन, इसके परपेंडिकुलर होगा, वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा मुझे। तो
एंगल थे अपने, ये 60 था, वो अल्फा था। ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, ये है 120 माइनस अल्फा। ठीक है, तो एम जी का कंपोनेंट उस रस्सी वाली लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा। एम जी साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा। ये तो फोर्स का कंपोनेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल इक्वल्स टू एन वन का कंपोनेंट उसी रस्सी वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, है ना। तो एन वन का इस लाइन के अलोंग आएगा एन वन साइन वाला कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर आएगा एन वन कॉस अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एल। एल से एल उड़ा दूं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाथों हाथ एक काम कर लेते हैं, दूसरी बीड का एफपीडी भी यही बना लेते हैं, है ना। दूसरी बीड पर लगने वाला mg फोर्स ये रहा, दोनों का मास सेम था। रस्सी का टेंशन फोर्स T, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन सेम मैग्नीट्यूड का F, और नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर N2। जैसे मैंने अभी अभी लेफ्ट वाली बीड पर फोर्स बनाकर राइट वाली बीड के अबाउट टॉर्क बैलेंस करा था ना, सेम मैं उसका उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट वाली बीड के अबाउट राइट वाली बीड पर लगने वाले फोर्सेस का टॉर्क बैलेंस कर दूंगा, है ना। तो ये एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो इसके सामने वाला 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा हो जाएगा। ये 60 है, तो ये वाला 30 होगा। अब लिखते हैं, लेफ्ट वाली बीड के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, है ना। तो ना टी का टॉर्क ना उस एफ का टॉर्क, एम जी के कंपोनेंट का टॉर्क आएगा। तो एम जी इंटू साइन ऑफ 120 माइनस अल्फा इंटू एल इक्वल्स टू नॉर्मल एन टू का टॉर्क, तो एन टू साइन अल्फा इंटू एल, अगेन एल से एल उड़ा देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अभी तक टोटल 2 इक्वेशन लिख चुका हूँ और वेरिएबल 3 चल रहे हैं अपने पास, n1 वेरिएबल, n2 वेरिएबल, अल्फा वेरिएबल। एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। अब मैं लेफ्ट वाली बीड पर फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख रहा हूँ, उस जो स्ट्रिंग वाली लाइन है ना उसके अलोंग। आप डायग्राम देखें, T प्लस एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस 120 माइनस एल्फा इक्वल्स टू एफ प्लस नॉर्मल एन वन का कंपोनेंट, तो एन वन का साइन कंपोनेंट आएगा, एक बार आप भी चेक कर लेना, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन एक नया वेरिएबल टी आ गया, तो एक इक्वेशन और लिखनी पड़ जाएगी। राइट वाली बीड पर भी उसी स्ट्रिंग वाली लाइन के अलोंग फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख रहा हूँ, टी इक्वल्स टू एम जी कॉस 120 माइनस एल्फा प्लस एफ प्लस एन वन कॉस एल्फा, इक्वेशन नंबर 4। अब तो आगे खैर आप भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 2 टाइम्स एम जी कॉस 120 माइनस एल्फा इक्वल्स टू एन वन साइन एल्फा माइनस ये एन टू था, सॉरी, है ना, एन टू कॉस एल्फा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 mg कॉस के अंदर इस 120 को 90 प्लस 30 लिख दूँ, तो 90 प्लस समथिंग साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक माइनस आएगा, माइनस को अंदर एडजस्ट कर दूंगा तो ऐसा दिखाई देगा, इक्वल्स टू एन वन की वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से लेकर आ सकते हैं, वो आ जाएगा अपने पास एम जी, वहां भी 120 को 90 प्लस लिखकर, तो वो हो जाएगा एम जी कॉस 30 माइनस एल्फा डिवाइड बाय कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस एन टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इसी तरह से आ जाएगी, एम जी कॉस 30 माइनस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। इस वाली इक्वेशन को आप ढंग से अरेंज कर ले सकते हैं, एम जी से एम जी उड़ा दें और ये कॉस 30 माइनस एल्फा को इधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स टेन एल्फा माइनस 30 इक्वल्स टू टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि अल्फा की वैल्यू बहुत प्यारी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री। तो जो फर्स्ट पार्ट था, एंगल अल्फा 60 डिग्री आ चुका है, और अल्फा आने के बाद सारे आंसर बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि अल्फा आते ही अल्फा की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। आप पुट करके देख लेना, एन वन आएगा √3 टाइम्स एम जी, और इसी अल्फा को इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो एन टू आएगा एम जी के बराबर, है ना। और टी तक पहुंचना है तो आपके पास एन वन आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, अल्फा आ चुका है, एफ आपको पता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से आप लिख सकते हैं, तो आपके पास टी की वैल्यू भी आ जाएगी। टी की वैल्यू मुझे याद तो नहीं आ रहा क्या आ रही है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। टी की वैल्यू आ रही है के क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर प्लस एम जी। ठीक है, बाकी सॉल्व करके जरूर देखना।
ये आ रही है के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर प्लस एम जी, ये टी की वैल्यू आ रही है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो अपना ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट में था द कॉर्ड इज नाउ कट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस फॉर विच द बीड्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। अब यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। इस बार पूछा है कि अगर जो आपस में कनेक्टिंग रस्सी है ना उसको कट कर दें और फिर भी हम चाहते हैं कि वो चार्जेस इक्विलिब्रियम में ही बने रहें, तो उन चार्जेस की जो वैल्यू है वो शायद हमसे पूछिए, एक बार और देख लेंगे सवाल, इसको इरेज कर दें एक बार। हम्म, क्या पूछा था, वैल्यूज ऑफ चार्जेस है ना, चार्जेस की वैल्यू बतानी है हमको। तो इस बार क्या करेंगे, देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं वही वाला। इस बार इतनी मेहनत नहीं है क्योंकि अपन ने लगभग सारी मेहनत कर ली है। अब तो अपन को अल्फा भी पता है। ये एंगल 30 था, ये एंगल 60 था। बीच की स्ट्रिंग हटा देते हैं डायग्राम में से। ये एक बीड, ये दूसरी बीड, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, और सिर्फ डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा रहा हूँ कि हाँ एक दूसरे को मिलाने वाली लाइन ये है। रस्सी हम हटा चुके हैं। इक्विलिब्रियम में हम चाहते हैं तो वापस से फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। Q1 का एफबीडी बनाएंगे तो इस पर लगने वाले कौन कौन से फोर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूँ, एम जी एम जी से डिनोट कर रहा हूँ, नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कुछ ना कुछ, एन वन डैश बोल रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल है इसको सेम नहीं मानना है ना। पहले नॉर्मल रस्सी के टेंशन फोर्स भी इन्वॉल्व था तो कुछ और रहा होगा, इस बार एन वन डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब की बार हम चाहते हैं कि चार्जेस की वैल्यू क्या हो। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी एफ नॉट बोल रहा हूँ, पहले से डिफरेंट मान लेते हैं। देखो थोड़ा सा सोचें, अगर इस पर तीन ही फोर्स लग रहे हैं मेरे डायग्राम में, एम जी एन वन डैश एफ नॉट। ये एफ नॉट मैंने मानते हुए लिखा है अभी कि दोनों में आपस में रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेकिन अब लफड़ा ये है कि अगर मैं अलोंग दिस इंक्लाइन देखूं, अलोंग दिस इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री हमारे पास आ चुका था पहले, है ना। तो इस एफ नॉट का कंपोनेंट भी आएगा डाउन द इंक्लाइन, एम जी का कंपोनेंट भी आएगा डाउन द इंक्लाइन, और इनको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है नहीं क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन तो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमने डायग्राम में जो एफ नॉट की डायरेक्शन दिखा दी है उसको सही करना पड़ेगा। तो सही कर देते हैं, यही रेस कर देता तो अच्छा रहता। हाँ, तो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए जिसको मैं एफ नॉट मैग्नीट्यूड से डिनोट कर रहा हूँ, और नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है जैसे लग रहा होगा इस तरह से, एन वन डैश। अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में, ताकि नॉर्मल इन्वॉल्व भी नहीं हो इक्वेशन में, ये एंगल 60 पता कर चुके थे, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिख रहा हूँ अलोंग द इंक्लाइन। तो एफ नॉट कॉस 60 को किससे बैलेंस होना पड़ेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री था क्योंकि ये एंगल 90, ये 30 है, ये बैलेंस होगा एम जी कॉस 60 से। इसका मतलब एफ नॉट, ये कॉस 60 से उड़ा दो, एफ नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, एफ नॉट है के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के बराबर। यहाँ से मेरे पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई एम जी एल स्क्वायर बाय के, और के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, वैल्यूज ऑफ चार्जेस। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पूछा है ना, क्योंकि चक्कर क्या है, इस इक्वेशन से Q1 Q2 का प्रोडक्ट आया है, और अगर मैं Q2 पर भी देखूं एक बार इक्वेशन लिखकर, तो अल्टीमेटली बननी इक्वेशन यही है, ऐसा लग रहा है, एफ नॉट एम जी और नॉर्मल जो भी रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर एन टू डैश, उस पर भी अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखूं तो ये एंगल 30 है ना, ये 60, ये 90, तो ये वाला 30, सेम इक्वेशन बनेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल में करेक्शन करना चाहिए, जिन जहाँ से भी मैंने सवाल उठाया है वहाँ हो सकता है ये प्रिंटिंग की मिस्टेक हो। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस नहीं होकर व्हाट आर यहाँ होना चाहिए प्रोडक्ट। एक बार अभी आंसर देख लेंगे क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दिस, पर एक माइनस हमको लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि Q1 Q2 अपोजिट नेचर के होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे, है ना। तो आंसर एक बार देख लेते हैं, एट्थ का बी पार्ट ईयर Q1 इंटू Q2 दे रखा है देखो आप, है ना। तो इसका मतलब चार्जेस नहीं पूछा था, प्रोडक्ट ही पूछा था इन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं।
ए कॉलम ऑफ मर्करी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कंटेन्ड इन द मिडिल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बना लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद इसमें इन्वॉल्व है। इसकी लेंथ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ है। इसके बीच में एक मरकरी का कॉलम है, ये मरकरी भरी हुई है इतने पार्ट में। ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ की लेंथ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हो जाएगी सिमेट्री से। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं ये, द टू इक्वल लेंथ्स कंटेन एयर। बता दिया उन्होंने कि इस तरफ भी एयर है, इधर भी एयर है। कितने प्रेशर पर? नॉर्मल 0.76 मीटर ऑफ मर्करी कॉलम, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उतने प्रेशर पर। फिर हमने क्या करा, इस ट्यूब को घुमाकर इसको वर्टिकल कर दिया। इसकी हालत को हमने ऐसा कर दिया। ऐसा करने से वो जो मर्करी कॉलम है वो कुछ अमाउंट में नीचे की तरफ, मान लो एक्स अमाउंट में शिफ्ट हुआ, ऐसे मैंने मान लिया। सवाल में ये पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल द कॉलम ऑफ मर्करी बी डिस्प्लेस्ड, तो मैंने मान लिया कि वो नीचे की तरफ एक्स अमाउंट में डिस्प्लेस हुआ। तो अब जो ऊपर एयर कॉलम है उसकी लेंथ 45 प्लस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगी, नीचे वाले की 45 माइनस एक्स हो जाएगी, और मर्करी वाली तो 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ऊपर का प्रेशर P1 है, एयर का प्रेशर, इसका प्रेशर P2 है, और मरकरी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मरकरी का जो कॉलम है। ठीक है, अब बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए इस डायग्राम को देखते हुए, कि मरकरी का जो भी वेट है, वेट ऑफ मरकरी है ना, वो किससे बैलेंस होना चाहिए? P2 इंटू एरिया, एरिया मैंने ट्यूब का एरिया मान लिया, माइनस P1 इंटू एरिया। यहां से फोर्स लग रहा होगा P2 इंटू ए, वहां से लग रहा होगा P1 इंटू ए, तो नेट अपवर्ड फोर्स आ गया P2A माइनस P1A, जो कि मरकरी के वेट से बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं अपन, P1 P2 में कोई रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए लेफ्ट कॉलम में जो गैस थी, ये है ना, इसके नंबर ऑफ मोल कंजर्व कर रहा हूँ। पहले इसके मोल थे पीवी अपॉन आरटी से। गैस का प्रेशर था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 76 से डिनोट कर रहा हूँ। इंटू वॉल्यूम था 45 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल इनिशियली ऑफ द लेफ्ट कॉलम। मान लो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था तो ये लेफ्ट कॉलम बाद में ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे। उसके नंबर ऑफ मोल हैं P1 प्रेशर, जो कि कुछ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की टर्म में P1 बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा ना 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ऐसे प्रेशर P1 भी कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ऑफ एच जी होगा, जिसको P1 से डिनोट कर रहा हूँ। इंटू वॉल्यूम है 45 प्लस एक्स इंटू ए अपॉन आर टाइम्स टेम्परेचर। इससे ये कैंसिल आउट कर दो, ए से ए उड़ा दो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P1 की, कितना आ गया 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस एक्स। सेम ऐसे ही जो राइट वाला एयर कॉलम था उसके नंबर ऑफ मोल कंजर्व करते हैं। इनिशियली उसके मोल थे, उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इंटू गैस का वॉल्यूम अपॉन आर टी। अब वही कॉलम नीचे पहुंच चुका है जहां का प्रेशर P2 कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ऑफ एच जी में होगा ये, इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट एयर पोर्शन अपॉन गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, है ना। तो ये वापस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से P2 की वैल्यू आ गई 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन लिखी थी उसमें थोड़ी समझदारी ऐसे दिखानी पड़ेगी कि वेट ऑफ मर्करी कॉलम को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10 सेंटीमीटर हाइट का जो कॉलम है उसका जो वेट होगा उसके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा उसको ऐसे समझें आप, इस इक्वेशन से ए को कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर दो, तो वेट बाय एरिया प्रेशर बन जाएगा। वो प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट साइड में कितना है 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, पूरा लिखूं तो सेंटीमीटर ऑफ एच जी इतना प्रेशर। और ये प्रेशर कितना है P2 माइनस P1 के बराबर, P2 माइनस P1 के बराबर। P2 की वैल्यू है 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ P2 माइनस P1 में से, ये आएगा इतना। आप लिख के देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ये x की वैल्यू लगभग लगभग 3 सेंटीमीटर आएगी, है ना, जितना मुझे याद आ रहा है 2.9 समथिंग आती है सेंटीमीटर। ये आंसर है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट मास m इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ मासलेस वायर ऑफ लेंथ l। डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या करा, सीलिंग से एक वायर अटैच करा। ये वायर थोड़ा सा जूम करके दिखाया मैंने। लेंथ l, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, यंग्स मॉडुलस इसका y, और हमने यहाँ से एक पॉइंट मास अटैच कर दिया, ये मान लेते हैं m मास। इस वायर के मास के बारे में कुछ नहीं बता रखा, मतलब इसको आइडियल मासलेस मान के चलेंगे, है ना।
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम अलोंग द वर्टिकल लाइन। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट मास को थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको खींच कर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो ये ऐसे वर्टिकली ऑसिलेशन करता है, हमको फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, पर फिर भी एक बार देख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इलास्टिक रॉड, जैसे इलास्टिक रॉड है जिसकी नेचुरल लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यंग्स मॉडुलस Y है, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। ये बिहेव करती है एक स्प्रिंग की तरह, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K स्प्रिंग है, मुझे पता करना है। मैं एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इस रॉड में की लेंथ में डेल्टा L चेंज करूँ, इसको खींच दूं, तो इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगी। रॉड के अंदर जो टेंशन है, टेंशन इन रॉड, वो पता करते हैं एक बार यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू टेंशन इन रॉड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा, सॉरी, अपॉन डेल्टा एल बाय एल। यहाँ से रॉड में टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यंग्स मॉडुलस इनटू ए बाय एल टाइम्स डेल्टा एल। अगर मैं स्प्रिंग की लेंथ को भी मान लो नेचुरल लेंथ से डेल्टा एल खींच दूं, तो टेंशन इन स्प्रिंग हो जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिफॉर्मेशन। रॉड में टेंशन और स्प्रिंग में टेंशन को कंपेयर करो इन दोनों को, उससे आपको दिख जाएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए वाई बाय एल। मतलब आज के बाद हम किसी भी इलास्टिक रॉड को स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, है ना। उसके बाद तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। इस डायग्राम को मैं ऐसा देखूंगा कि एक स्प्रिंग का एक एंड सीलिंग से अटैच कर रखा है, दूसरे एंड पर एक पॉइंट मास अटैच कर दिया। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय के स्प्रिंग। जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था तो हर एक चीज लिख के बतानी पड़ती थी, जैसे रॉड का बिहेवियर स्प्रिंग की तरह है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इतना क्यों है, वो हमने देख लिया। और स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड भी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आज का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। तो सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के स्प्रिंग, वो है ए वाई बाय एल। उन्होंने पूछा था फ्रीक्वेंसी बताओ, है ना, तो टाइम पीरियड अगर मैं लिख चुका हूँ तो इसको इन्वर्ट करके लिख दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। ये बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन x डायरेक्शन। डायग्राम बनाते चलो, एग्जाम में भी यही करना होता है, जैसा बोल रहे हैं वो करते जाओ। x डायरेक्शन में बॉडी v स्पीड से जा रही है, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन y डायरेक्शन विद वेलोसिटी कैपिटल V। एक दूसरी बॉडी थी, वो y डायरेक्शन में आ रही थी कैपिटल V वेलोसिटी से, दोनों की टक्कर होती है। और ये लिखा हुआ है दे कोलेस इनटू ए वन बॉडी, मतलब स्टिक हो जाते हैं एक तरह से। तो टक्कर के बाद का डायग्राम एक सिंगल बॉडी की तरह मानते हुए चलना है। सिंगल बॉडी की नेट वेलोसिटी मुझे नहीं पता, मैं कंपोनेंट फॉर्म में मान लेता हूँ, v1 इधर कंपोनेंट वेलोसिटी का v2 इधर, दो वेरिएबल हो गए। अब क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द कंपोजिट बॉडी। इस पूरे सिस्टम जो एक सिंगल बॉडी बन चुका है, कि हमको मोमेंटम की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। बहुत सिंपल है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो जितना मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल था उतना ही मोमेंटम फाइनल होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो कि फाइनल के बराबर है। तो कंपोजिट बॉडी का मोमेंटम लिखना है, तो जो सिस्टम इनिशियली था डिस्क्रीट फॉर्म में, उसका मोमेंटम लिख दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, एम वी आई कैप प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी जे कैप। ये आ गया। मैग्नीट्यूड लिखना है इसका अगर, तो रूट ऑफ एम वी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी का होल स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन लिखनी है तो आप टेन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट। इनिशियल सिस्टम के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, उसका कितना पार्ट कितना फ्रैक्शन हीट में कन्वर्ट हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से ये v1 v2 बहुत इजीली पता कर सकता हूँ। अभी अभी मैंने सिस्टम का मोमेंटम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा। ये इनिशियल मोमेंटम लिखा था जो कि फाइनल के बराबर है ना, तो ये नीचे वाली टर्म लिखी हुई हटा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ फाइनल मोमेंटम डायग्राम देखते हुए m प्लस एम टाइम्स v1 आई कैप प्लस m टाइम्स v2 जे कैप। इन दोनों मैं आई कैप जे कैप को कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन एम प्लस एम, एक बार चेक कर ले, है ना। और v2 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M कैपिटल V अपॉन m प्लस एम। मेरे पास v1 v2 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए, तो मेरे पास नेट वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, हीट तक पहुंचने के लिए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, पूरे सिस्टम की बात चल रही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली लिख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों मासेस की अलग अलग लिखनी पड़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर।
माइनस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू सिंगल बॉडी बन चुका है तो टोटल मास इंटू स्पीड का स्क्वायर v1 v2 का जो नेट आएगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर उसका स्क्वायर लिखना है तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बचेगा रूट हट जाएगा। आप v1 v2 की वैल्यू पुट करके हीट पता कर सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लेकिन उस जमाने में सॉल्व करना पड़ता था, टाइम भी होता था, खैर है ना। अपन आज के हिसाब से काम कर रहे हैं अभी। तो यहां से मेरे पास हीट की वैल्यू आ गई। अब फ्रैक्शन पूछा है ना, फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन तो कैसे लिखेंगे, जितनी हीट डेवलप हुई और इनिशियली सिस्टम के पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी। सही बात है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, हीट की फॉर्म में 20 जूल निकली, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20/100 मतलब 0.2। ऐसे ही समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा टर्म लेते हुए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हीट अपॉन इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। इसका आंसर आप देख लें लास्ट में, एक बार मैच करा सकते हैं सॉल्व करके बाद में। ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, है ना। 11th का आंसर ये रहा। मैं फाइल अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपने आंसर भी मैच करा पाए लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर 3 ब्लॉक्स ए बी सी हैव मासेस 3 kg, ए का मास है 3, बी का मास है 4, सी का मास है 8। ठीक है। हर सरफेस पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 1/4। ये देखते ही सबसे पहले मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन हर सरफेस पर लिख के रख लेता हूँ। तो यहाँ लग सकता है 30/4 न्यूटन, यहाँ लगेगा 70/4 न्यूटन, 8 4 12 तो 150/4 न्यूटन, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। आगे देखते हैं। ए वाली बॉडी को हमने एक रिजिड रॉड से दीवार से फिक्स कर रखा है, मतलब ए वाला ब्लॉक तो चाहकर भी मूव नहीं कर सकता। सही बात है। जबकि बी और सी को हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है जो कि फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जा रही है। आगे देखते हैं। फाइंड द फोर्स कैपिटल एफ नेसेसरी टू ड्रैग सी। हम सी को ड्रैग करना चाहते हैं, ग्राउंड पर खींचना चाहते हैं विद कांस्टेंट स्पीड से। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और ठीक है, बी और सी, ये सारी बात हो गई। बहुत सिंपल सवाल है तो इसका अलग अलग डायग्राम बनाते हैं। मैं सी का एफ बी डी बना रहा हूँ अलग से 8 kg वाले का। हम फोर्स लगा रहे हैं एफ और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इधर। तो जो उसके ऊपर बी रखा हुआ है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बोल सकता हूँ, वो बी राइट साइड में जाएगा क्योंकि सी को इधर पुल करूंगा, दोनों आपस में स्ट्रिंग से अटैच्ड है, मजबूरी है। बी राइट में जाएगा, सी लेफ्ट में मूव करेगा तो आपस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो मैं सी का एफबीडी बना रहा हूँ, है ना। तो बी राइट में जा रहा है, सी लेफ्ट में जा रहा है, तो बी इस सी पर यहां से अपर सरफेस की बात कर रहा हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा 70/4 न्यूटन। और ग्राउंड भी इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा 150/4 न्यूटन। और रस्सी में टेंशन टी मान लेते हैं। ये सी का एफपीडी हो गया। सी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सी का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो फोर्स बैलेंस कर दो। एफ इक्वल्स टू टी प्लस 70/4 प्लस 150/4, पहली इक्वेशन। बी का एफबीडी बनाते हैं। बी बोले तो 4 kg। सी पर जो बी ने ये वाला फ्रिक्शन लगाया था, इसका रिएक्शन इस पर लगेगा 70/4। ए तो रुका हुआ है, बी राइट में स्लाइड कर रहा है, तो ए वाला बी पर इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा 30/4। यहाँ रस्सी की टेंशन टी। अगर सी कांस्टेंट स्पीड से लेफ्ट में जा रहा है तो ये बी जो है ये कांस्टेंट स्पीड से राइट में जा रहा होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट से बोल रहा हूँ। तो इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होना चाहिए 0। उस पर फोर्स बैलेंस से क्या लिखूंगा, टी इक्वल्स टू 30/4 प्लस 70/4। खत्म सवाल। टी की वैल्यू उठा के रख दें, यहां से एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, एक रोप है हमारे पास, ये रोप यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ है एल, इसका मास है एम। इसको हमने रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर। ये ग्राउंड जो है ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। इसके एक सिरे पर हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जिस सिरे पर हमने फोर्स लगाया है वहां से एल डिस्टेंस पर, यहाँ इस लोकेशन पर रॉड के अंदर या रस्सी के अंदर हमको टेंशन पता करनी है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले मैं क्या करूंगा, पूरी रोप को एक साथ देख रहा हूं और रोप का एक्सेलेरेशन ए मान लेते हैं। इस एक्सेलेरेशन को ऐसे लिख दूं, नेट फोर्स ऑन द रोप, फ्रिक्शन तो है ही नहीं तो नेट फोर्स हो गया कैपिटल एफ अपॉन रोप का टोटल मास। अब जहां मुझे टेंशन पता करनी है, मैं एक काम कर रहा हूं, इस पॉइंट जहां टेंशन पता करनी है कि लेफ्ट साइड में जो रोप है ना उसका एफबीडी बनाते हैं अलग से। कितनी लेंथ की रोप की बात चल रही है,
टोटल में से स्मॉल एल माइनस कर दो। सिस्टम अगर ए साइड में, राइट साइड में ए एक्सेलेरेशन से एक्सेलेटेड है, तो सिस्टम का हर पार्ट सेम एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं इस बात को। तो ये जो रोप का छोटा सा टुकड़ा दिखाया है, ये भी इधर की तरफ एक्सेलेटेड है सेम एक्सेलेरेशन से। अब अगर देखें तो रोप के इस पोर्शन को कौन एक्सेलेट कर रहा होगा भाई? बिना नेट फोर्स के तो एक्सेलेरेशन आता नहीं है, ग्राउंड से फ्रिक्शन लग नहीं सकता, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो टेंशन है, वो टेंशन ही इस एलिमेंट को एक्सेलेट करवा रही है। इस छोटे से एलिमेंट पर न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इक्वल्स टू इस एलिमेंट का मास इनटू एक्सेलेरेशन। टोटल मास m था कैपिटल L लेंथ की रोप का, यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो L माइनस स्मॉल l लेंथ का ये एलिमेंट था, इतने लेंथ का मास लिख दिया मैंने इनटू एक्सेलेरेशन a की वैल्यू f बाय m पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। a की जगह f बाय m, m से m उड़ा दें, टेंशन आ गई कितनी, f माइनस f बाय l इंटू एल। ये अपना फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। अभी तक तो पेपर यार सीरियसली अगर तुमने भी ढंग से अटेम्प्ट किया होगा, मुझे लगता है बहुत सिंपल पेपर था। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होती है कुछ सवालों के अंदर, वो भी गिनती के एक दो सवाल हैं, और सब्जेक्टिव पेपर में टाइम भी मिला करता था इतना। लास्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एक इंक्लाइन प्लेन है ना, 2 kg का ब्लॉक रख देते हैं, 2 kg। इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से है 30, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो म्यू है ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में, वो रूट के अंदर 3/2। ये बोल रहे हैं व्हाट फोर्स अलोंग द प्लेन शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक सो दैट इट मूव्स। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम चाहते हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करे विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, है ना, इसकी स्पीड कुछ भी हो लेकिन वो स्पीड कांस्टेंट चाहते हैं हम, तभी तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। ये अगर नीचे मूव कर रहा होगा नीचे की तरफ, तो इसका एफपीडी बनाए, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा एफ के, एम जी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन लगेगा, डाउन द इंक्लाइन, अभी एम को एम मान रहा हूं मैं, एम जी साइन थीटा, इसको थीटा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन, उसके लिए एक काम कर लेते हैं ना, पहले एफ के और एम जी साइन थीटा की वैल्यूज लिख लेते हैं। एफ के है म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के इतना, नॉर्मल है एम जी कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, एम जी इंटू 3/2 √2, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। एम जी का जो कंपोनेंट है वो लिख लेते हैं एम जी बाई टू। अब इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा है ये देख लेते हैं, तो एम जी बाई टू वाला पोर्शन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 3/√2, ये 1 से बड़ा है, सही बात है ना, 3√2 मतलब 1.4, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तो मुझे नेट फोर्स जीरो रखते हुए, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो चाहता हूँ, मुझे फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो डाउन द इंक्लाइन लगाना पड़ेगा, सपोज F1। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ए वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, मेरा फोर्स प्लस एम जी का कंपोनेंट मिलकर किससे बैलेंस होंगे, 3 mg/2√2 से। यहाँ से मेरे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg/2, कॉमन ले लो, 3/√2 -1। हाँ, सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना सॉल्व, ये सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं, ब्लॉक ऊपर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी नीचे, mg का कंपोनेंट नीचे लग ही रहा था, हम एक्सेलेरेशन जीरो रखना चाह रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो रखना है, तो मुझे फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा और इन दोनों के समेशन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। इन्होंने क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर सॉल्व करके आंसर निकाल रखा है, यहाँ पर आप भी अपना आंसर मैच करा सकते हैं। तो ये अपना पेपर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं अपना व्यू बता रहा हूँ पेपर के बारे में, एक दो बातें। पहली बात तो ये 1978 में आया था जेई एडवांस के अंदर, उस टाइम पेपर सब्जेक्टिव होता था, बच्चों को पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना पड़ता था, कोई भी एक फॉर्मूला अगर यूज में ले रहे हैं तो उसका डेरिवेशन बताना पड़ता था, तो वो इस मामले में पेपर टफ माना जाता था, है ना। आज के दौर से कंपेयर करेंगे तो फिर क्वेश्चंस का लेवल कोई खास इतना अच्छा नहीं है। मैं आज के दौर के हिसाब से क्वेश्चंस का सिर्फ मेरा व्यू बता रहा हूँ, मैं 10 में से टफनेस लेवल के मामले में कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 10 अगर दे रहा हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत टफ है, और 1-2 मार्क्स दे रहा हूँ तो मतलब बहुत ही इजी है ना। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसको मैं 10 में से टफनेस लेवल के मामले में इसको नंबर देना चाहता हूँ 3। आज के दौर की बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पर डेरिवेशन मांगते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसको मैं टफनेस लेवल में 3 पे ही रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को टफनेस लेवल में मैं 2 पे रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को टफनेस लेवल में 3 पे रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को टफनेस लेवल में आज के दौर की बात करें 0.5 पे रखूंगा आउट ऑफ 10।
क्वेश्चन नंबर 6 को टफनेस लेवल में 2 पे रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को टफनेस लेवल में 3 पे रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 को टफनेस लेवल में 5 पे रख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इन्वॉल्व थी। क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को टफनेस लेवल में मैं 4 पे रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 को टफनेस लेवल में मैं 2 पे रखूंगा आउट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 11 को टफनेस लेवल में थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए 4 दे देता हूँ, बाकी तो ऐसा सच कोई कंसेप्ट तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 को टफनेस लेवल में मैं 3 पे रखूंगा। 13 को टफनेस लेवल में 2 पे रखा जाएगा। 14 को टफनेस लेवल में 2 या 1.5 आप कह सकते हैं, है ना। तो पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा ढंग से, नहीं किया हो तो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तब भी मेरा यही कहना है कि एक बार ढंग से एक एक कंसेप्ट को जो मैंने समझाया उसको समझे खुद बैठ के, और ताकि आपको उसका पूरा प्रॉपर फायदा मिल पाए। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट ईयर मतलब 1979 का पेपर मैं लेकर आऊंगा, उसको सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। इस पेपर की पीडीएफ में जो लिंक उसका दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को, उसके आंसर भी इसके होंगे, सॉल्यूशन उसमें नहीं होंगे, मैं एक ब्लैंक पेपर में दूंगा उसको, है ना। सॉल्यूशन मैंने बता दिए, आपको देखना हो तो आप वीडियो को आकर वापस देखें। ठीक है, अलविदा, बाय बाय, टाटा।